हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने हेनरीज लॉ जो था वो डिस्कस किया था, उसके साथ ही हमने लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ जो है वो पढ़ लिया था। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है आज एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। फर्स्ट एप्लीकेशन है हमारे पास जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है, हमारे पास सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हैं, जिनको हम कार्बोनेटेड ड्रिंक्स भी बोलते हैं। उसमें हमारे पास जो है कार्बन डाइऑक्साइड ऐड की गई होती है, एडिड एट हाई प्रेशर। हाई प्रेशर पे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है ऐड की होती है। अब क्योंकि हाई प्रेशर एप्लीकेबल है, दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड जो ऐड किया गया है दैट इज मोर सॉल्युबल। और इसी वजह से जब हम सॉफ्ट ड्रिंक का कैप ओपन करेंगे तो वहाँ पे फिज जो है उसकी फॉर्मेशन होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है एकदम उसके लिए प्रेशर कम हो गया और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होना शुरू हो गई, जिसकी वजह से हमारे पास जो बबल्स जो हैं वो हमारे पास देखने को मिलते हैं ऊपर की तरफ आते हुए। ठीक है जी। तो बेसिकली जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऐड की जाती है यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ हेनरीज लॉ। सेकेंड एप्लीकेशन है जो स्कूबा डाइवर्स है। जो स्कूबा डाइवर है वो, जैसे मान लेते हैं, थोड़ा डायग्रामेटिकली देख लेते हैं इसको। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये सी है और इसमें लेट्स से एक स्कूबा डाइवर जो है यहाँ पे लेट्स से स्विम कर रहा है। अब क्योंकि हमारे पास जो सरफेस पे रहेगा इंसान, लेट्स से यहाँ पे सरफेस है कोई, तो यहाँ सरफेस पे रहेगा, उसके ऊपर जो एयर प्रेजेंट होगी उसका प्रेशर ये फील कर पाएगा। इसके ऊपर जो एयर कॉलम है उसका प्रेशर ये फील करेगा। और इसका जो प्रेशर है, इसका फोर्स जो इसके ऊपर लग रहा है दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको बोलेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन जो स्कूबा डाइवर पानी के अंदर है उसके लिए यहाँ पे एयर प्रेशर तो है, ये वाला एयर प्रेशर जो है वो इसके लिए भी प्रेजेंट है। लेकिन लेकिन हमारे पास जो पानी के अंदर है स्कूबा डाइवर, उसके लिए उसके बॉडी के ऊपर पानी भी तो प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से भी प्रेशर रहेगा। दैट मीन्स यहाँ पे एयर प्रेशर प्लस वाटर प्रेशर जो है ये स्कूबा डाइवर की बॉडी जो है एक्सपीरियंस कर रही है। यहाँ पे क्या है, दिस इज वाटर प्रेशर। ठीक है जी। यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी प्रेजेंट है और जो वाटर प्रेशर है वो भी प्रेजेंट है स्कूबा डाइवर के लिए, जो पानी के अंदर जो है प्रेजेंट है। ठीक है जी। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली मैं ये बोल रहा हूँ कि जो स्कूबा डाइवर है जो कि पानी के अंदर है जिस समय, उसके लिए टोटल प्रेशर अप्लाइड ऑन हिज बॉडी इज ग्रेटर देन दैट द इंडिविजुअल विच इज प्रेजेंट एट द सरफेस। अब क्योंकि यहाँ पे ज्यादा प्रेशर ये फील कर पा रहा है स्कूबा डाइवर के लिए, मोर प्रेशर एप्लीकेबल
ऑन हिज बॉडी, दैट इज, अब स्कूबा डाइवर जो है सरवाइव करने के लिए, पानी के अंदर सरवाइव करने के लिए एक गैस सिलेंडर जो है साथ में कैरी करते हैं। अब हमारे पास उसमें गैस जो है और जनरली एयर जो है उसको फिल कर दिया जाता है, रेदर देन स्पेसिफिकली ऑक्सीजन जो है उसमें ऐड की जाए। ठीक है जी, एयर जो है उसमें ऐड किया जाता है। एयर कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन। अब जब स्कूबा डाइवर जो है पानी के अंदर चला जाएगा तो उसकी बॉडी पे ज्यादा प्रेशर जो है अप्लाई होगा। दैट मीन्स ऑल गैसेस इनहेल्ड, जो भी गैस इनहेल हुई है, विल डिजॉल्व इन ब्लड स्ट्रीम, या ब्लड में हमारे पास जो है नाइट्रोजन या जो भी गैस जो प्रेजेंट होगी उसकी सॉल्युबिलिटी जो इंक्रीज कर जाएगी। दैट मीन्स वो डिजॉल्व कर जाएगा। अब हमारे पास ये स्कूबा डाइवर जब वापस सरफेस की तरफ आ गया तो जैसे पानी से बाहर निकला है तो यहाँ पे प्रेशर जो है वो सडनली ड्रॉप कर गया। अब ऑक्सीजन जो उसने इनहेल करी थी, जो गैस उसने इनहेल करी थी, उसमें मेजर कंपोनेंट रहेगा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का। तो ऑक्सीजन जो है वो तो मेटाबोलाइज भी होती है, वो तो बॉडी यूज करेगी, लेकिन नाइट्रोजन जो है उसको हमारी बॉडी जो है वो यूज नहीं करेगी, नाइट्रोजन मेटाबोलाइज नहीं होगी। दैट मीन्स हमारे पास जैसे ही स्कूबा डाइवर सरफेस पे आएगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन ड्रॉप्स। दैट मीन्स नाइट्रोजन जो है उसके बबल्स जो है उसकी फॉर्मेशन होगी विद इन द ब्लड स्ट्रीम। अब ये बबल्स जो है ये कैपिलरीज को, जहां से ब्लड जो है ट्रांसफर हो रहा है पूरी बॉडी में, उन कैपिलरीज को ब्लॉक करेगा, क्योंकि वहां पे बबल की फॉर्मेशन हो चुकी है, नाइट्रोजन के बबल की फॉर्मेशन हो चुकी है। अब ये क्या करेगा, कैपिलरीज जो कैपिलरीज हैं उनको ब्लॉक करेगा। अब उसकी ब्लॉकेज की वजह से हमारे पास एक मेडिकल कंडीशन डेवलप होती है जिसको हम बोलते हैं बेंड्स। यहाँ पे इट इज अ पेनफुल मेडिकल कंडीशन ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ अ कैपिलरी विच इज कैरिंग ब्लड। तो जो कंडीशन है, मेडिकल कंडीशन, उसको बोला जाता है बेंड्स, BENDS। और बेंड्स जो है ये हमारे पास क्या है, काफी पेनफुल है, इवन डेंजरस है फॉर द सर्वाइवल। अब बेंड्स को अवॉइड करने के लिए क्या किया जाता है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ, मतलब जो नाइट्रोजन की हाई कंसंट्रेशन है, यहाँ पहले रीजन लिखने लगा था, बिकॉज ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इन ब्लड। अब यहां पे क्या किया जाता है, नाइट्रोजन जो है उसकी हाई कंसंट्रेशन की वजह से बेंड्स की कंडीशन जो है वो डेवलप हो रही है। अब इसका प्रिकॉशन क्या लिया जाता है, अ स्मॉलर साइज्ड मॉलिक्यूल दैट इज नाइट्रोजन विच इज जनरली प्रेजेंट इन द एयर। नाइट्रोजन के साथ जो है स्कूबा डाइवर के हमारे पास जो इनहेलिंग सिलेंडर्स, जिन सिलेंडर्स में जो है गैस भरी जाती है, उसको डाइल्यूट किया जाता है विद हीलियम। और यहाँ से क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, इवन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, CBSE में, इवन हमारा नीट और JEE में क्वेश्चन आ रखा है। तीनों की तीनों एप्लीकेशन जो है पूछी जा चुकी हैं सेम क्वेश्चन में। एक ही क्वेश्चन था जिसमें तीनों की तीनों एप्लीकेशन जो है पूछी गई थी। अभी हमने सिर्फ 2 डिस्कस किए हैं, थर्ड भी करेंगे अभी। ठीक है जी, तो यहाँ से विद इन द स्टेटमेंट्स जो है इसी के अंदर जो है इसी के अंदर से स्टेटमेंट्स जो है उठाई जाती हैं। ठीक है, तो बड़ा आपको ध्यान से देखना है कि किस चीज़ से डाइल्यूट कर रहे हैं, किसकी वजह से जो है पेनफुल इफेक्ट है, जो इफेक्ट है उसको क्या बोलते हैं, मेडिकल कंडीशन को क्या बोलते हैं, कैसे क्योर किया गया। ठीक है जी, वो सारी चीज़ें आपको विद कंसेप्ट, मतलब हेनरीज लॉ यहाँ पे एप्लीकेबल हो रहा है तो उसके बारे में थोड़ा जो है आपको बिल्कुल ध्यान से जो है देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे दिस कंडीशन इज क्योर्ड बाय डाइल्यूटिंग tanks of scuba divers with helium। ठीक है जी, इवन प्रपोर्शन भी हमारे पास गिवन है, 11.7% हीलियम ऐड की जाती है, उसके अलावा 56.2% नाइट्रोजन ऐड की जाती है, और थर्डली 32.1% ऑक्सीजन जो है वो ऐड की जाती है। ठीक है जी,
11.7% हीलियम, याद रखना है आपको, 56.2% नाइट्रोजन एंड 32.1% ऑक्सीजन जो है वो ऐड की जाती है। लास्टली हमारे पास थर्ड एप्लीकेशन है एट हाई एल्टीट्यूड। हाई एल्टीट्यूड पे क्या होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई दो इंडिविजुअल है, आपको पता है एल्टीट्यूड के साथ जो हमारे पास प्रेशर है वो डिक्रीज करता जाता है। रीजन बीइंग, जो हमारे पास एयर कॉलम है उसकी लेंथ जो है कम होती जाएगी, इसके लिए एयर कॉलम की लेंथ ये रहेगी, और इसके लिए एयर कॉलम की लेंथ रहेगी जो एल्टीट्यूड पे। अब एयर कॉलम की लेंथ जो है जिसके लिए ज़्यादा उसके लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा, जो नीचे की तरफ है कम एल्टीट्यूड पे है उसके लिए एयर कॉलम की लेंथ ज़्यादा है, दैट मीन्स उसके लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो भी ज़्यादा है। और जो एल्टीट्यूड पे है उसके लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो क्या है, लो है, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, कम है। अब क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है तो जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो ब्लड में इजीली सॉल्युबल नहीं होगी। दैट मीन्स, यहां मेंशन कर देता हूं, एट हाई एल्टीट्यूड ऑक्सीजन सॉल्युबिलिटी, ये कंसंट्रेशन के बारे में भी बता सकते थे क्योंकि सॉल्युबिलिटी जितनी ज़्यादा रहेगी उतनी कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगी। सॉल्युबिलिटी, ऑक्सीजन सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस एज प्रेशर डिक्रीजेस, और यही तो हेनरीज लॉ था, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी। अगर सॉल्युबिलिटी कम है दैट मीन्स प्रेशर भी कम है, या ऐसे बोल लीजिए क्योंकि प्रेशर कम है तो सॉल्युबिलिटी क्या रहेगी, कम रहेगी। अब लोअर सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन की वजह से क्या है, लोअर ऑक्सीजन सॉल्युबिलिटी lower oxygen solubility will causes climbers to weak and unable to think clearly, unable to think clearly। और यहाँ पे hence develop एक मेडिकल कंडीशन है दैट इज एनॉक्सिया। एक मेडिकल कंडीशन जो डेवलप हो जाती है दैट इज एनॉक्सिया। ठीक है जी, तो ये हमारे पास 3 एप्लीकेशन है हेनरीज लॉ की जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है जी, होपफुली आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट मेजर टॉपिक है दैट इज वेपर प्रेशर of liquid solutions। और इसी के अंदर हम आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है उनको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, अभी हमारे पास एक सॉलिड, एक लिक्विड और गैसियस सॉल्यूट जो है जिसको हम लिक्विड सॉल्वेंट में अगर डिसॉल्व करवा देते तो वो सॉल्यूशन बनाएगा कैसा, लिक्विड सॉल्यूशन। इसके अलावा हमने जो गैसेस की सॉल्युबिलिटी है लिक्विड में वो पढ़ भी ली है।
अगर हम बात करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन की, अब अगर बाइनरी सॉल्यूशन में देखा जाए तो अगर लेट्स से हमारे पास है सॉलिड सॉल्यूट जिसको हमने लिक्विड सॉल्यूट में जो है डिसॉल्व कर दिया है, दैट, या मान लेते हैं लिक्विड सॉल्यूट है और उसको लिक्विड सॉल्यूट में डिसॉल्व कर दिया है, तो अल्टीमेटली सॉलिड सॉल्यूट जो है, अब क्योंकि वो सॉलिड स्टेट में है तो वो तो वेपर्स बना नहीं पाएगा, लेकिन अगर सॉल्यूट लिक्विड है तो वो वेपर बना पाएगा। दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं बाइनरी सॉल्यूशन की, जिसमें हम मान के चलें कि सॉल्वेंट जो है वो पहले से लिक्विड है, मतलब लिक्विड सॉल्यूशन की बात करें बेसिकली। लिक्विड सॉल्यूशन का यहाँ पे एसेंशियली मीनिंग है कि सॉल्वेंट जो है, अभी मैंने बता भी दिया हालांकि, कि सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड में रहेगा। लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब है कि सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड होगा। सॉल्यूट गैस हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, वो अलग चीज है, लेकिन जो सॉल्वेंट है वो हमेशा लिक्विड होगा। दैट मीन्स सॉल्यूशंस कौन से हैं? लिक्विड सॉल्यूशंस। अभी हम बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास जो सॉल्यूट है वो अगर सॉलिड है तो वेपर फेज में नहीं जा पाएगा, और हमारे पास अगर लिक्विड है तो वेपर फेज में चला जाएगा। ठीक है जी। तो बेसिकली हमारे पास एक सर्टेन टेम्परेचर है जहां पे हमारे पास वेपर जो है, वेपर फेज जो है उसकी फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी फ्रॉम लिक्विड फेज, या इनडायरेक्टली बोल लीजिए कि हमारे पास लिक्विड और वेपर फेज में इक्विलिब्रियम जो है स्टैब्लिश होना शुरू हो जाएगा। एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे हमारे पास जो लिक्विड है वो वेपर फेज में कन्वर्ट होना जो है शुरू हो जाएगा। अब हमारे पास जब वेपर फेज में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा और इक्विलिब्रियम जब अटेन हो जाएगा, तो उस टाइम पे जो प्रेशर हमारे पास लिक्विड जो है बनाएगा, ये सॉल्यूशन जो प्रेशर बनाएगा उसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। तो बेसिकली वेपर प्रेशर को अगर हमने डिफाइन करना है तो वो क्या है? एट सर्टेन टेम्परेचर, किसी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, एट सर्टेन टेम्परेचर, प्रेशर ऑफ वेपर, प्रेशर ऑफ वेपर ऑन surface of solution become constant is known as vapor pressure. Of solution at that temperature, उस टेम्परेचर पे हमारे पास जो प्रेशर है वेपर का उसको हम बोल देंगे वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है जी। तो बेसिकली जो सॉल्यूशन था उसके वेपर्स, अब वेपर्स वही बनाएंगे जो कंपोनेंट वोलेटाइल हो, मतलब सॉलिड जो कंपोनेंट जो है वोलेटाइल नहीं है। अगर सॉल्यूट जो है वो हमारे पास लिक्विड होगा तो वो वोलेटाइल होगा और वो वेपर्स जो है उनकी फॉर्मेशन में हेल्पफुल रहेगा। ठीक है जी। अगर हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, फैक्टर्स अफेक्टिंग तो सबसे पहले हमारे पास आता है नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड। अगर हमारे पास वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड, जिन मॉलिक्यूल से लिक्विड बना है उन मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वीक होंगी, इसका मतलब हमारे पास जो लिक्विड है वो ग्रेटर अमाउंट ऑफ वेपर प्रेशर जो है जनरेट कर पाएगा। ठीक है, ये बड़ी ऑब्वियस सी चीज है कि अगर हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, या मैं लिख भी दे रहा हूं, इंटर मॉलिक्यूलर forces
बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड, बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो कम है, दैट मीन्स हमारे पास वेपर प्रेशर जो है ज्यादा होगा, दैट मीन्स इनवर्स रिलेशन है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, वेपर प्रेशर जो है लिक्विड का उतना ज्यादा होगा, क्योंकि वो पार्टिकल्स जो हैं उनमें आपस में इंटरेक्शन वीक है, आपस में इंटरेक्शन वीक है, दैट मीन्स उनकी टेंडेंसी है कि वो वेपर फेज में ज्यादा एग्जिस्ट करेंगे, इसलिए उनको वेपर फेज में ले जाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो कम है, दैट मीन्स उनका वेपर प्रेशर में कन्वर्ट करने के लिए टेम्परेचर जो है वो कम देना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज द नेचर ऑफ लिक्विड, ये मतलब लिक्विड की इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, तो इसलिए इसको हम नेचर ऑफ लिक्विड में देख रहे हैं। उसके अलावा है टेम्परेचर, ये हालांकि आपने प्रिडिक्ट भी कर लिया होगा कि टेम्परेचर पे हमारे पास कैसे रहेगी डिपेंडेंसी। टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा हमारे पास वेपर प्रेशर रहेगा, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। रीजन बड़ा सिंपल सा है, सीधा सा है कि जितना ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, जो मॉलिक्यूल है उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है इंक्रीज कर जाएगी, और मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जो है इंक्रीज कर जाएगी, इसका मतलब हमारे पास इजीली वेपर फॉर्मेशन हो जाएगी, वेपर फॉर्मेशन, एंड हेंस हमारे पास वेपर प्रेशर जो है वो क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। वेपर प्रेशर ये ऐसे बोल सकते हैं आप कि वेपर प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर जाए, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से हमारे पास वेपर प्रेशर जो है वो डायरेक्टली इंक्रीज कर गया, ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास दो टर्म्स हैं, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। दो टर्म्स जो आपको ध्यान में रखनी है, दैट इज फर्स्ट वन इज बबल पॉइंट, फर्स्ट वन इज बबल पॉइंट। Bubble point is when the first bubble of vapor appears in liquid solution, when the first bubble of vapor appears in a liquid solution, that temperature is bubble point, उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे, बबल पॉइंट। सेकेंड डेफिनेशन जो ध्यान में रखनी है आपने, दैट इज ड्यू पॉइंट, ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट क्या है, when first drop of liquid condensed, drop of liquid condenses from a mixture of vapors, mixture of vapors, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, ड्यू पॉइंट, ठीक है जी। बबल पॉइंट क्या है, जब फर्स्ट बबल जो है उसकी फॉर्मेशन होगी। ड्यू पॉइंट क्या है, जब फर्स्ट ड्रॉप जो है वो हमारे पास बन जाएगी, उसको हम बोल देंगे अपना ड्यू पॉइंट, ठीक है जी। ये दो बातें जो है आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, वेपर pressure of liquid solutions। लिक्विड सॉल्यूशन क्या है, जहां हमारे पास
solute, this is solute and this is solvent. solute और solvent दोनों के दोनों क्या है, लिक्विड है, तो उसको हम बोलेंगे लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन. अभी जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है, मतलब कितना क्वांटिटी, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन इन अ बाइनरी सॉल्यूशन. अब बाइनरी सॉल्यूशन भी मैंने बता रखा है आपको, फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था. बाइनरी सॉल्यूशन क्या है, इसमें हमारे पास दो कंपोनेंट है, एक सॉल्यूट है और एक ही सॉल्वेंट है. ठीक है, उसको बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन. बाइनरी सॉल्यूशन में हमारे पास क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, क्वांटिटेटिव relationship between vapor pressure and mole fraction of binary solution is given by Raoult's law. Raoult's law. अब Raoult's law क्या है और कैसे वेपर प्रेशर को और मोल फ्रैक्शन को रिलेट करता है. इवन Raoult's law जो है दैट इज रिलेटेड टू हेनरीज लॉ. Raoult's जो है वो हेनरीज लॉ से भी रिलेटेड है. इवन अगर हमारे पास सॉल्यूट लिक्विड स्टेट में, यहाँ पे तो हमने बोल दिया कि लिक्विड लिक्विड सॉल्यूट लिक्विड है, अगर सॉल्यूट जो है सॉलिड स्टेट में है तो Raoult's लॉ में क्या चेंजेस आएंगे, इस सारी की सारी बातें जो है हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. अभी के लिए इतना ही. ये इंपॉर्टेंट है, Raoult's लॉ हम जो पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, वहां से हम आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है उसको भी डिस्टिंग्विश करेंगे. इवन जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन है वो भी यहीं से निकल के आएगी. इवन हम आगे जाके टॉपिक पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, उसमें हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वो भी यहीं से निकल के आएगा. तो Raoult's लॉ जो है इस चैप्टर में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसके ऊपर काफी ज्यादा नंबर ऑफ टॉपिक्स जो है डिपेंडेंट है और काफी क्वेश्चन यहाँ से निकल के आते हैं. ठीक है जी, तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. यहाँ तक आपके एंड पे कोई डाउट है तो बताएं, अदरवाइज हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.